नमस्कार सभी व्यूअर्स को। हम आज फिर लेके आ गए हैं फिजिक्स का वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। द एक्सपेरिमेंट which was made by Coulomb in very short view before you। कूलाम ने जिस प्रयोग को टॉर्सन हेड प्रयोग के नाम से उसको जाना जाता है, उस प्रयोग को इस तरह के एक एपरेटस के माध्यम से किया था। चार्ल्स अगस्टन कूलाम, कूलाम का पूरा नाम था, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। एक ग्लास वेसल में लिड रखा, लिड भी सर्कुलर था, जो ऊपर से इस वेसल को ढक सकता था। यहाँ एक धागे के साथ, छोटे से छेद के साथ स्फीयर को लटकाया गया। ये ग्लास के स्फीयर था। इस ग्लास के स्फीयर पर हम किसी दूसरी वस्तु से ऊन से रगड़कर चार्ज प्रोड्यूस कर सकते थे, आवेश उत्पन्न कर सकते थे। इस धागे के माध्यम से इस गोले को बाहर भी निकाला जा सकता था और बाहर इच्छानुसार अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग इसको रब कर सकते थे, रगड़ सकते थे और इस स्फीयर पर चार्ज दे सकते थे। इसलिए इसको बाहर निकालने का अरेंजमेंट किया गया था। ये दूसरा जो गोला है, ये टॉर्सन हेड है, मरोड़ टोपी है, मतलब यहाँ मेटल लगी हुई है, यहाँ से वायर लटका हुआ है, एक वायर से इस दूसरे गोले को बांधा गया है। इसको भी इसी तरह से चार्ज करके हम अंदर ले जा सकते हैं। इस स्फीयर को यहाँ अंदर बांधा गया है और स्फीयर के चारों तरफ एक सर्कुलर स्केल, वृत्तीय पैमाना हमने लगाया और ये उसका पॉइंटर है। अभी ये पॉइंटर 0 पर है। जब ये स्फीयर घूमता नहीं है, रोटेट नहीं करता है, तो ये 0 पर पॉइंटर शो करता है। ये निशान 0 को शो करता है। इस स्फीयर को हम दरअसल इसके पीछे से ले जाते हैं, इसके पीछे से, इसके जस्ट पीछे से ले जाते हैं। अगर हम इसके पीछे से ले जाते हैं, ये स्फीयर इसके पीछे आएगा थोड़ी सी भी डिस्टेंस पर, तो जैसे ही अगर इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और स्फीयर को ये धक्का मारेगा। स्फीयर को धक्का मारेगा तो स्फीयर रोटेट करेगा, घूमेगा, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है। स्फीयर बाहर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वायर के कारण वो रोटेट होने लगेगा और जैसे स्फीयर घूमेगा तो इसमें टेंशन बढ़ेगा, इस थ्रेड में टेंशन बढ़ेगा, इस वायर में, इस तार में टेंशन बढ़ेगा और ये जो पॉइंटर है वो 0 से खिसक जाएगा। मान लीजिए यहाँ 20 है और ये 0 से 20 पर आ गया। एक चार्ज हमने इसको दिया, पता नहीं कितना चार्ज था। हमने इस गोले को बाहर निकाला, बाहर निकाल के किसी चीज से रब किया, इसको चार्ज दिया, इसको चार्ज दिया। दोनों गोले को जब हम संपर्क में लाए, थोड़ी सी दूर पर डिस्टेंस हम एक रॉड के माध्यम से, इनमें डिस्टेंस भी कूलाम ने बना के रखी थी। इस डिस्टेंस से जैसे ही हम गोले को आपस में संपर्क में लाए, संपर्क मतलब ऐसा नहीं कि टच करा दिया हो, थोड़ी दूर से, तो ये गोला रोटेट हुआ, स्फीयर रोटेट हुआ और स्फीयर जब ये रोटेट हुआ तो ये पॉइंटर 0 से इस वृत्तीय स्केल पर चला, 20 सेंटीमीटर चला। हमने इसको नोट कर लिया। इसके बाद हमने इस स्फीयर को फिर बाहर निकाला और बिल्कुल सेम स्फीयर, मान लीजिए इस पे 6 कूलाम चार्ज है, इस स्फीयर के जैसा ही कोई दूसरा स्फीयर हम यहाँ रखें और उसको टच करा दें, तो 3 कूलाम चार्ज इस पे आ जाएगा, 3 कूलाम चार्ज इस पे आ जाएगा, क्योंकि चार्ज अब स्प्रेड होगा पूरे दोनों स्फीयर्स पे और चूंकि सेम साइज के हैं तो ये 3 कूलाम इस पर, 3 कूलाम इस पर, चार्ज को हमने हाफ कर दिया। ऐसे चार्ज को, इस स्फीयर को हम फिर वापस वहीं के वहीं उसी पोजीशन में ले गए। डिस्टेंस का हमने कुछ नहीं किया। जैसे ही हम उस पोजीशन में ले गए, फिर रोटेट हुआ, लेकिन इस बार जो पॉइंटर था वो 10 पर ना रुक के, 20 पर ना रुक के, ये पॉइंटर 10 पर रुका। मतलब हमने इस मैग्नीट्यूड को, 10 एग्जैक्ट नंबर नहीं भी हो सकता है, ये केवल कूलाम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। केवल उसने कैसे जज किया, कूलाम्स का जो लॉ, थ्योरेटिकल लॉ, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन उसने दिया वो कैसे दिया। अब हमने चार्ज को जब कम कर दिया, आधा कर दिया, तो पॉइंटर भी आधे पर जाके रुक गया। इसका अर्थ ये हुआ कि टॉर्सन हेड, जो इस गोले पर जो फोर्स इस गोले ने पीछे से लगाया, वो फोर्स कम हो गया।
जैसे ही हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम किया वो फोर्स कम हो गया। आप समझ सकते हैं इसी तरह उसने डिस्टेंस का भी यूज किया होगा, गोले को दूर रखा होगा, गोले को पास रखा होगा और इस वृत्तीय पैमाने पर घूमते हुए संकेतक से उसकी रीडिंग नोट की होगी। रीडिंग नोट करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दो कोई से भी चार्ज दो, ये चार्ज मैं एक को बोल रहा हूं Q1, दूसरे चार्ज को बोल रहा हूं Q2, इनके बीच की डिस्टेंस को R से डिनोट कर रहा हूं। ये दोनों Q1 और Q2 चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। एक का मैग्नीट्यूड परिमाण Q1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड परिमाण Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R सेंटीमीटर मीटर, वो मापन की पद्धति पे डिपेंड करेगा हम किस में मापते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितना है, R है। Q1 Q2 चार्ज R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगे, या तो अट्रैक्ट करेंगे, या तो प्रतिकर्षण करेंगे, या तो आकर्षण करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि इनका नेचर क्या है। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिपल्सन होगा, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। अभी मैंने रिपल्सन शो किया हुआ है, मतलब दोनों चार्जेस Q1 और Q2 को सेम माना गया है। ये सजातीय चार्ज है, होमोलोगस। अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच का मीडियम कौन सा है, इन दोनों के बीच का मीडियम एयर है। अभी यहां भी क्या रखा गया था, एयर मीडियम रखा गया था कूलम्ब्स के मैन एक्सपेरिमेंट में। अब कूलम्ब्स के लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते समय हमें तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, चार्जेस होने चाहिए पॉइंट चार्जेस। क्यों होने चाहिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इस पर डिटेल से चर्चा की थी। सारे आवेश जो भी कूलम्ब्स के लॉ को फॉलो करेंगे वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए। हम स्फीयर और स्फीयर के बीच का कंपैरिजन करेंगे तो स्फीयर का सारा चार्ज हमें कंसंट्रेट मानना पड़ेगा, उसके सेंटर पर एक पॉइंट पर केंद्रित मानना पड़ेगा और उसको पॉइंट चार्ज के रूप में हमको लेना पड़ेगा। सेकेंड क्वालिटी, सेकेंड प्रॉपर्टी होना चाहिए स्टेशनरी। वो चार्ज कैसा होना चाहिए, स्थायी, स्टेशनरी, स्थिर होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए। और ये भी रीजन अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम बेसिक्स को मजबूत करते हैं, बेसिक्स को मजबूत करके ही हम फिजिक्स को पढ़ा करते हैं। तो स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, स्थिर चार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ओनली स्टेशनरी चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। If charge is moving, it will also produce magnetic field with the electric field. अगर चार्ज को आप मूव करा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा और इंटरएक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर चार्ज स्थिर है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स रहेगा, जो कूलाम के नियम के लिए जरूरी है। तो कूलाम्स लॉ में एक कंडीशन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्ज। सेकेंड कंडीशन, चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, चार्ज स्टेशनरी हो। अब थर्ड जो पोजीशन आपको, थर्ड कंडीशन यहां आपको समझनी पड़ेगी कि दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम क्या है। Q1 और Q2 चार्जेस के बीच में मीडियम कौन सा है, और मीडियम यहां हमने एयर लिया, लेकिन हम बदल भी सकते थे। कूलम्ब्स के लॉ में इन तीन सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करते हुए इस एक्सपेरिमेंट से, इस वृत्तीय स्केल पर घूमते हुए संकेतक ने, कूलाम ने अपना स्टेटमेंट दिया। कूलम्ब्स का स्टेटमेंट हिंदी में आप सुनेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंग्रेजी में आप सुनेंगे, द फोर्स मे बी रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव, एक्टिंग बिटवीन two point stationary charges kept in air or vacuum is directly proportional to product of magnitude of the charges and inversely proportional to square of the distance between them। ये कूलाम का स्टेटमेंट रहा। कूलाम के स्टेटमेंट को स्थिर और बिंदु, पॉइंट और स्टेशनरी, इन दो वर्ड्स का यूज जरूर होना चाहिए, तभी कूलाम का नियम सिग्निफिकेंट है या कूलाम का नियम एप्लीकेबल है। अगर आपने ये दो शब्द नहीं लगाए हैं तो कूलाम का लॉ लागू नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये कूलाम्स का स्टेटमेंट है। और मैथमेटिकली जो उसने लिखा, मैथमेटिकल कूलाम्स ने लिखा F प्रोपोर्शनल टू Q1
into Q2 upon R square. Force is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between both charges. ये मैथमेटिकल और प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब बोर्ड पर मैं जगह करने के लिए इसको रब करता हूं. अब आप Q1 और Q2 प्रोपोर्शनल जब है मैग्नीट्यूड, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो निश्चित रूप से एक कांस्टेंट आना चाहिए. एक कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को मैं थोड़ा सा अलग हटके सी के रूप में डिफाइन करना चाहता हूं, सी के रूप में लिखना चाहता हूं. तो F इक्वल टू सी, कैपिटल सी मैंने बनाया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन बन दिया. और हेयर सी क्या है? सीज, हेयर सीज कूलम्स कांस्टेंट. ये कूलम्स का नियतांक है सी. इसकी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट ऑलवेज विल डिपेंड अपॉन टू थिंग्स. कूलम्ब कांस्टेंट की वैल्यू दो बातों पर निर्भर करती है. इसके लिए आपको देखना पड़ेगा माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम. पहला पॉइंट या पहली चीज जिस पर कूलम्ब्स का कांस्टेंट डिपेंड करेगा वो है नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम की प्रकृति. मतलब आपने जो चार्जेस के बीच में मीडियम लिया है, माध्यम लिया है, वो हवा है, पानी है, पेपर है, मेटल है, वट एवर यू चूज. लेकिन दोनों चार्जेस के बीच के मीडियम पर इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी. इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी तो फोर्स भी डिपेंड करेगा. फोर्स आल्सो विल डिपेंड ऑन दीज फैक्ट्स. नेचर ऑफ मीडियम. सेकेंड पॉइंट जो आपको यहां याद रखना पड़ेगा जिस पर कूलम्ब्स के कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करेगी वो है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धति क्या है? आप मापेंगे कौन सी पद्धति में? आपने पढ़ी है CGS, जहां लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मापते हैं. फिर आपने पढ़ा SI सिस्टम जो आजकल यूज होता है, उसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, मास को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं. तो अगर आपने सिस्टम चूज किया है SI तो C का मान अलग होगा. अगर आपने सिस्टम चूज किया है CGS तो C का मान अलग होगा. अगर आपने सिस्टम चूज किया है मीडियम चूज किया है एयर और वैक्यूम तो C की वैल्यू अलग होगी. और एयर और वैक्यूम के अलावा अदर देन दीज अगर आपने कोई दूसरा मीडियम चुना है तो फिर C की वैल्यू अलग होगी. तो कूलम्ब्स का जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, कूलम्ब के रूल का जो एक्सप्रेशन है कूलम्ब्स लॉ को, वो आपको 4-5 इक्वेशन में पढ़ना पड़ेगा. और फिर जब आप वेक्टर लॉ पढ़ेंगे तो अनलिमिटेड आप 10-11 इक्वेशन भी कूलम्ब्स के पढ़ सकते हैं. तो ये फर्स्ट इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करता जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म करता जाऊंगा, केवल मीडियम बदल बदल कर और मापन की पद्धति बदल बदल कर. सबसे पहले मैं ले रहा हूं CGS सिस्टम. CGS सिस्टम, अगर हमने CGS सिस्टम में मेजर किया हुआ है तो, और अगर मीडियम हमारा या तो एयर है या वैक्यूम है, या तो वायु है या निर्वात है, और हमने CGS सिस्टम को यूज किया है तो C की वैल्यू 1 आएगी. C विल बी यूनिट. C की वैल्यू 1 होगी. अगर 1 होगी तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं F इक्वल टू C की जगह 1 रखें तो कुछ नहीं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन 2. इस इक्वेशन को हम कब अप्लाई करेंगे? जब CGS सिस्टम में हमने मेजरमेंट किया हो, CGS पद्धति में हमने मापन किया हो और मीडियम लिया हो एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात. अब हम सिस्टम को CGS ही रखते हैं, सिस्टम को CGS ही रखते हैं, लेकिन मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम से डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं. अगर हम डिफरेंट मीडियम यूज करेंगे तो फिर आप एक अलग से फिनोमिनन पे मैं आपको ले चलता हूं ताकि आप समझ सकें कि यहां नीचे ऊपर कैसे चेंज हो रहे हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया था Na प्लस
Cl माइनस Na प्लस। सॉल्ट के क्रिस्टल में, नमक के क्रिस्टल में फोर्स काम करते हैं प्लस और माइनस के बीच। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है प्लस और माइनस के बीच में, जो कूलम्ब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी टाइप के फोर्सेस हैं। मान लीजिए सॉलिड स्टेट है, ये मैं अर्लियर आपको केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं। सपोज it is in solid state and solid state Na plus Cl minus are packed very closely, very effectively packed, so there is no movement in Na plus and Cl minus, and when charge will not move, no conductivity. जब चार्ज चलेगा नहीं तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, चालकता नहीं होगी, और ठोस NaCl चालक नहीं होता है। फिर क्या करते हैं हम? Na प्लस Cl माइनस के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया, और जब वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर ने दिया H प्लस और OH माइनस। H प्लस ने Cl माइनस का ध्यान भटकाया, Na प्लस ने OH माइनस का ध्यान भटकाया, और Na प्लस Cl माइनस की अट्रैक्शन फोर्स को डिक्रीज कर दिया, Na प्लस और Cl माइनस की आकर्षण बल को कम कर दिया। मतलब ये कि हवा में जब ये थे Na प्लस Cl माइनस जब पैक थे तो इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था। जैसे ही ये पानी में आए इनका अट्रैक्शन कम हो गया। तो अगर हवा और निर्वात के अलावा, अदर देन वैक्यूम एंड एयर, इफ यू विल टेक मीडियम एनी अदर, मे बी वाटर, मे बी पेपर, मे बी मेटल, देन फोर्स विल रिड्यूस, तो आकर्षण बल कम हो जाएगा, आकर्षण बल घट जाएगा। और अट्रैक्शन घटाने की इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, जो अट्रैक्शन में कमी लाता है। तो परावैद्युतांक अगर किसी मीडियम का ज्यादा है, अगर परावैद्युतांक ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम 1 मानते हैं, 1.0005। एयर और वैक्यूम के लिए जनरली हम 1 मानते हैं, लेकिन वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 80 है। तो यही फोर्स अगर Q1 Q2 को आप एयर में रख रहे हैं और ये फोर्स अगर 80 न्यूटन का है और Q1 Q2 को आपने एयर से रिप्लेस करके वाटर में रख दिया तो यही फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1/80। 80 टाइम्स ये लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर परावैद्युतांक दूसरा मीडियम इफेक्ट में आता है, दूसरा माध्यम प्रभावशाली होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स लग रहा हो वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अगर फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो हम अदर मीडियम में लिखेंगे F इक्वल टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R², और इक्वेशन इसको रखेंगे थर्ड, तीसरा इक्वेशन हम लिखेंगे। मतलब कि यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, अगर परावैद्युतांक ज्यादा है तो ये अपोजिट आ रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। देखो परावैद्युतांक अगर ज्यादा है इसका मतलब F कम हो जाएगा, F डिक्रीज हो जाएगा। और चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फोर्स को डिक्रीज करता है क्योंकि चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन को डिक्रीज करता है, इसलिए K की वैल्यू हमने कहा रखी, नीचे रखी। और ये थर्ड फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स एक्सप्रेशन है। अभी हमने केवल सीजीएस सिस्टम का यूज किया और मीडियम, एक बार एयर ले लिया, वैक्यूम ले लिया, और एक बार अदर देन एयर और वैक्यूम ले लिया। थर्ड, अब फोर्थ एक्सप्रेशन की तरफ हम चलते हैं। इस इक्वेशन 1 को ही हम ट्रांसफॉर्म करते जाएंगे, बस केवल सिस्टम बदलने पर और मीडियम बदलने पर कूलम्ब के कांस्टेंट की वैल्यू बदलती चली जाएगी। अभी हमने सीजीएस सिस्टम चुना था, अब हम एसआई सिस्टम को चुनेंगे। अगर हम एसआई सिस्टम को चुनेंगे तो अभी 2 तरह के मीडियम हम रख सकते हैं। अगर हमने एयर मीडियम लिया और एयर या वैक्यूम, और अदर देन इसके अलावा लिया अदर मीडियम, तो फिर यहाँ 2 एक्सप्रेशन हमें मिलेंगे। तो टोटल कितने एक्सप्रेशन हो जाएंगे? 5। अगर एयर और वैक्यूम है तो फिर C की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 को आप पहचानते हैं, 4 पाई को आप पहचानते भी, कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। ये क्या है? इसका भौतिक अर्थ क्या है? विद्युतशीलता का मतलब परमिटिविटी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जैसा ही काम करती है। परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच रेड्यूसेस द फोर्स अमंग द चार्जेस। परमिटिविटी या विद्युतशीलता माध्यम का वह गुण है जो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कम कर देता है। तो
इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है, इसका भौतिक महत्व यही है। ये देखिए नीचे आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट अगर ज्यादा होगा, किसी माध्यम की परमिटिविटी है, परमिटिविटी सी की वैल्यू को कम कर देगी, कूलाम्ब के कांस्टेंट को कम कर देगी और सी को कम कर देगी, तो फोर्स भी अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। अब सिस्टम हमने एसआई लिया, एयर वैक्यूम रखा, तो सी इक्वल टू 1/4πε0, तो फिर अलग से हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है वो बनेगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा IV। पांचवा एक्सप्रेशन आप बड़े इजीली बना सकते हैं। अगर सिस्टम हमारा एसआई है, सिस्टम एसआई ही हमने लिया हुआ है, और एसआई सिस्टम के साथ अगर हम एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम रखते हैं, तो फिर हमें पता है अगर दूसरा मीडियम लेंगे तो इसमें किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए का, वो 1/k था, यहां भी 1/k का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपॉन R²। और एक्सप्रेशन 5 बड़ी सीधी और सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, अगर एयर और वैक्यूम के अलावा अदर मीडियम लोगे तो एक्सप्रेशन में 1/k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। के कहाँ आ जाएगा, हर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग मेजरमेंट सिस्टम और अलग अलग मीडियम में कूलाम्स के एक्सप्रेशन यूज करने पड़ेंगे। टोटल कूलाम्स के एक्सप्रेशन 1 2 3 4 5 है, और जो कूलाम के फर्स्ट इक्वेशन के मॉडिफिकेशन है मीडियम के और मापन की पद्धति के हिसाब से। ये आपको कूलाम्स के एक्सप्रेशन याद रखने पड़ेंगे। अब कूलाम्स के जो लॉ में बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत सारी पूछी जाती हैं। जैसे आपको अगर पूछा जाता है कि लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ, क्या कूलाम्स का लॉ सभी जगह लागू होता है? लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, क्या कूलाम्स का नियम सभी जगह लागू होता है? आंसर होगा नहीं, और आप ये जानते हो। क्या मैं बड़े चार्ज के लिए इसको लागू कर सकता हूं, बिगर चार्ज के लिए नहीं कर सकता हूं? बिगर चार्ज के लिए नहीं, पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। तो इसकी पहली लिमिटेशन से है, इट चार्जेस शुड बी पॉइंट चार्जेस। दूसरी लिमिटेशन है, चार्जेस शुड बी स्टेशनरी, अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो अभी कूलाम का लॉ लागू नहीं होता है। और एक है न्यूक्लियर डिस्टेंस। नाभिक में आप देखते हैं ये एटम है, एटम के अंदर ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपने एटम की स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो भाई प्लस प्लस पास पास में कैसे हैं? हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि दोनों प्रोटॉन प्लस प्लस चार्ज होके भी एक साथ गुथे हुए हैं? तो इसलिए संभव है कि नाभिकीय दूरियों के लिए 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर फोर्स बड़ी रैंडमली चेंज होते हैं। कभी अट्रैक्शन हो जाते हैं, कभी रिपल्सन हो जाते हैं, दूरी पर डिपेंड करता है। दूरी को अगर आप घटाते जाओगे, दूरी घटाते जाओगे तो एक निश्चित लिमिट पर प्लस प्लस के बीच भी अट्रैक्शन हो जाता है और प्रोटॉन एक साथ बने रहते हैं, और दूरी को कम करोगे तो वापस रिपल्सन बढ़ने लगता है। तो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के लिए कूलाम्स का लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है। ऑल्दो इट इज एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंसेस और वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, बट एक्सेप्शन इज न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। अप टू न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, नाभ की दूरियों के लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं होता है। कूलाम के नियम के अपोजिट रिजल्ट, जैसे प्लस प्लस पे अट्रैक्शन भी वहां देखने को मिल सकता है। तो ये कूलाम्स के नियम की लिमिटेशंस आपको पूछी जा सकती है। एक अगला पॉइंट आपको आ सकता है कि कूलाम्स के लॉ का इंपोर्टेंस क्या है। व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ? हम क्यों पढ़ रहे हैं कूलाम्स के लॉ को? इसका इंपोर्टेंस बड़ा इंटरेस्टेड है। हम अभी इंपोर्टेंस, अभी जो कूलाम्स का लॉ पढ़ रहे हैं वो दरअसल स्केलर लॉ ऑफ कूलाम है, स्केलर लॉ है। जब हम इसके वेक्टर लॉ को पढ़ेंगे तो और एप्लीकेशन समझ में आएगी और इंपोर्टेंस समझ में आएगी कि उसके इंपोर्टेंस और क्या क्या हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे इंपोर्टेंस, अभी मैंने आप बताया था आपको, ये पॉजिटिव प्रोटॉन है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो भाई परमाणु स्टेबल कैसे है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये वाला फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच न्यूक्लियर डिस्टेंस पर भले ही कूलाम्स का लॉ एप्लीकेबल ना हो, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण पर तो लागू होता। तो फिर कूलाम का लॉ क्या व्याख्या करता है? कूलाम्स लॉ एक्सप्लेनेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। कूलाम का नियम व्याख्या करता है किसी परमाणु के अंदर नाभिक
धनावेशित एवं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल की, ये पहला इंपॉर्टेंस है। अब देखिए आप, मान लीजिए ये एटम है, सोडियम का एटम है। हमने सोडियम की स्ट्रक्चर में फिर केमिस्ट्री में पढ़ा था, कर्नेल और इलेक्ट्रॉन, शायद आपको नाम याद रखे हो, आ रहे हो, पिछला वीडियो लेक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। इस तरह से Na के मॉलिक्यूल्स भी आपस में बंधे रहते हैं। Na का ये प्लस और ये इलेक्ट्रॉन, ये कर्नेल और कर्नेल के साथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन में कौन से फोर्स हैं, मतलब दो परमाणुओं के बीच में कौन से फोर्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, स्थिर विद्युत बल, और ये बल कौन से हैं, कूलाम के बल हैं, ये कूलाम के ही बल हैं। तो हम परमाणुओं के बीच लगने वाले बलों की व्याख्या भी कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द फोर्सेस अमंग एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। अब आगे चलिए आप, SOO, ये SO2 का एक मॉलिक्यूल, SOO, ये SO2 का दूसरा मॉलिक्यूल। हम जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम विद्युत ऋणी है, उससे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स कौन से हैं, ये माइनस और इस प्लस के बीच अट्रैक्शन, इस प्लस और इस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। तो एक के प्लस दूसरे के माइनस, एक के माइनस दूसरे के प्लस, पार्शियल चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है कौन सा अट्रैक्शन, ये कूलम का अट्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच लगने वाले बलों की व्याख्या भी वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स बाय कूलम्स लॉ। तो कूलम्स के नियम की एप्लीकेशन है, कूलम्स के नियम की इंपॉर्टेंस है। फिर एक बार दोहरा देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस, परमाणु के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल की व्याख्या करता है। इट एक्सप्लेन्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये अंतर परमाणविक, परमाणुओं के बीच लगने वाले बल की भी व्याख्या करता है। थर्ड, इट एक्सप्लेन्स इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यह मॉलिक्यूल के अणुओं के बीच लगने वाले बल की भी व्याख्या करता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स, अणुओं के बीच लगने वाले बल हमें दूसरी घटना की तरफ भी ले जाते हैं। अगर हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में बदलना चाहें तो हमें फोर्सेस को बढ़ाना पड़ता है। ये कूलम्स के नियम का क्या है, ये कूलम्स के नियम का इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कूलम्स के लॉ में आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ती हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, एकांक आवेश की डेफिनेशन के संबंध में आपको पूछा जाता है। डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, फिर वही एक्सप्रेशन F इक्वल टू कूलाम कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं सिस्टम यूज करता हूं SI, मीडियम लेता हूं एयर, तो फिर C किसमें चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, ये तीनों कांस्टेंट हैं, ये अगले वीडियो लेक्चर में शायद हम पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट होती है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पूरी वैल्यू आती है। फिर मैं यहां ले रहा हूं इसको, F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 यूनिट। यूनिट के बारे में आगे डिस्कस करूंगा। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, अभी मैं केवल मैग्नीट्यूड रख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को हम टारगेट करते हैं एकांक आवेश, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब ये है कि Q1 भी 1 होना चाहिए, Q2 भी 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों 1 कूलाम है, या यूनिट को फिर नहीं लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो Q1 इंटू Q2 बराबर 1 गुणित 1 बराबर 1। मतलब हमें Q1 भी 1 चाहिए, Q2 भी 1 चाहिए, तो दोनों ही चार्ज हमें यूनिट मिल जाएंगे, एकांक मिल जाएंगे। और ये कब आ सकते हैं, फिर यहां से देखेंगे आप, R की जगह अगर मैं इफ R इक्वल टू 1 मीटर रख दूं, 1 यूनिट, मीटर सेंटीमीटर मे बी समथिंग, R की जगह 1 रख दूं और F की जगह में 9 इंटू 10 टू दी पावर
9 रख दूं। अब ये CGS होगी तो डायन हो जाएगा और SI होगी तो न्यूटन हो जाएगा। इसको मैं SI पद्धति में न्यूटन पे देता हूं, इसको मैं 1 मीटर बोले दे रहा हूं। और 9 × 10, अब F की जगह अगर आप 9 × 10⁹ रख देंगे तो क्या होगा? F की जगह मैं रखता हूं 9 × 10⁹ इक्वल टू, ये 9 × 10⁹ पहले से ही है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R की जगह में 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मतलब यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है। 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ यहाँ क्रॉस हो जाएंगे, दोनों तरफ है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो Q1 × Q2 इक्वल टू 1 है। और ये तभी पॉसिबल है जब Q1 या तो 1 हो या -1 हो, Q2 भी या तो 1 हो या -1 हो, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होगा। मतलब ये सिमिलर चार्ज है। हमें यहाँ सिमिलर चार्ज मानना पड़ेगा, समान आवेश, या तो वो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। अब हम बड़ी आसानी से डेफिनेशन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे, मान लीजिए मैंने +1 कूलाम का चार्ज यहाँ रखा, +1 कूलाम का चार्ज यहाँ रखा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 1 मीटर रखी और मैंने देखा कि ये दोनों के बीच अगर रिपल्सन फोर्स, क्योंकि समान चार्ज है तो रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच अगर रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल 9 × 10⁹ न्यूटन का है तो फिर 100% ये चार्ज 1 कूलाम के होंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्रूव कर दिया। अगर हम F को 9 × 10⁹ लेते हैं, R को 1 मीटर लेते हैं, तो फिर Q1 × Q2 बराबर 1 निकलता है, Q1 भी 1 और Q2 भी 1। तो हम एकांक आवेश की परिभाषा दे सकते हैं, यूनिट चार्ज की डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो 1 मीटर की दूरी पर हवा या निर्वात में रखे गए हैं, यदि 9 × 10⁹ न्यूटन बल का 9 × 10⁹ कोटि का प्रतिकर्षण बल लगता है, तब दोनों आवेश एकांक आवेश माने जाते हैं। When two charges placed at 1 meter apart will experience 9 × 10⁹ Newton force with each other, then each charge will be 1 unit और यूनिट कूलाम। ये एकांक आवेश की परिभाषा देने के लिए कभी कभी आपको पूछा जा सकता है। कूलाम के नियम को अदिश रूप का एक्सप्रेशन, कूलाम के नियम की लिमिटेशंस, कूलाम के नियम की इंपोर्टेंस और यूनिट चार्ज की डेफिनेशन आज के लेक्चर में हमने सीखी। अगले लेक्चर में जो छोटा सा वीडियो लेक्चर होगा, ε0 के बारे में, K के बारे में, इनकी वैल्यू डिसाइड करने के बारे में, चार्ज की यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एंजॉय करिए फिजिक्स को और वीडियो देखते रहिए।